जोरदार एक हुंकार के साथ जय घोष का उत्तर देंगे। भारत माता की। भाई नारा वालों की आवाज तो नहीं आई है। भारत माता की। भारत माता की। आज नारा गांव के बहुत ही एक पवित्र उत्सव में, जिसको हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक यज्ञ का कार्यक्रम है, कोई सभा नहीं है। और न केवल ये कार्यक्रम आज नारा गांव में हो रहा है, बल्कि हरियाणा के 110 अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। तो ऐसे सभी स्थानों पर जुड़े हुए हमारे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, वहां से जुड़े हुए सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, यहां मंच पर विराजमान हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन के श्री देवेंद्र सिंह जी, ग्राम विकास के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अमित झा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तीर्थ राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, और पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर प्रमुख कार्यकर्ता श्री देवेंद्र कौशिक जी, श्रीमती मीना नरवाल जी, श्री उमेश शर्मा जी, अशोक भारद्वाज जी, सुनील जी सरपंच, पूर्व सरपंच नाहरा, उपस्थित सभी 111 के 11 स्थानों पर नारा मिलाकर आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, सबसे पहले जैसा बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो काम जिसकी चर्चा आज की जा रही है, ये बहुत कोई सामान्य काम नहीं है। जल संरक्षण, जल का बचाव, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि जिसकी एक सीमा है। जल ऐसा विषय है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। ये जल ऐसी चीज है जिसका पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन होता है, अर्थात वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ बन जाती है, पिघलती रहती है, नीचे आती है, मैदानों में भी वर्षा होती है। नीचे आने के बाद फिर वो यहां की वर्षा के साथ मिलकर या तो हमारे सिंचाई के काम आता है, या हमारे पीने के काम आता है, हमारे उद्योग के अंदर काम आता है, और कहीं कहीं जो हमारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, बावड़ियां होती हैं, झीलें होती हैं, इनके अंदर भी हम एकत्र करते हैं। और जो अतिरिक्त फालतू जल होता है वो नदी नालों के माध्यम से भैया ठीक करो जरा, ये नदी नालों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है, और फिर सूर्य देवता की, भगवान सूर्य देव की कृपा से वही पानी वाष्प बन करके उड़ता है, बादलों में पहुंचता है, और बादलों में पहुंचने के बाद फिर वर्षा इस रूप में और इस चक्र को पूरा करता रहता है। लेकिन आवश्यकताएं शुद्ध पानी की ये समय समय पर बदलती रहती हैं, बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। पानी लगातार हम उपयोग करते हैं, तो उस पानी को उपयोग करने के बाद वो गंदा भी होता है, उसकी हम सफाई भी करते हैं,
सफाई करने के बाद जगह जगह पर एसटीपीज लगाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं। और अब हमने योजना बनाई है कि इस प्रोसेसिंग वाले पानी को, जो हमारा ये पानी गंदे पानी को साफ करके उसका भी उपयोग हम करते हैं। क्योंकि जितनी हमारी दैनिक आवश्यकता होती है, उस दैनिक आवश्यकता के हिसाब से हम स्वच्छ पानी आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी खेती का एरिया बढ़ गया है, जो सिंचाई का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। हरियाणा में कुल 82 लाख एकड़ हमारी जमीन है कृषि योग्य, लेकिन उसमें से आज भी हम सिंचाई, जो सीधी सिंचाई करते हैं, वो 40 लाख एकड़ पर ही कर पाते हैं। बहुत बड़ा भाग सिंचाई का एरिया का वो हम ट्यूबवेल से, नीचे से जमीन से पानी निकालते हैं और उससे अपनी खेती की बुआई करते हैं। लेकिन हर एक चीज की सीमा हो गई है। आखिर नहरों का पानी भी ज्यादा चाहिए, खुली सिंचाई हम पानी इतना दे नहीं सकते, तो हमारी बहुत जमीन बिना सिंचाई के रह जाती है। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन, हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85%, 85% सब्सिडी देते हैं। केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे, मैं इसका मालिक हूं। और एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि जो चीजें मुफ्त में बांटी जाती हैं उसकी संभाल कोई नहीं करता है। अगर किसान को संभाल करनी है तो उसका थोड़ा राशि का इनपुट ही हम उसमें डलवाते हैं, थोड़ा उसका भी योगदान करवाते हैं। इसी प्रकार से अब पानी जो नीचे जमीन में खत्म होता जा रहा है, हर साल हरियाणा के बहुत ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका पानी का लेवल 1 मीटर नीचे चला जाता है। किसान को समझ 1 मीटर लेवल से समझ नहीं आती, बल्कि अपने ट्यूबवेल का हर 2 साल के बाद एक पाइप उसको और डालना पड़ता है गहराई में ले जाने के लिए। इस बात से सब किसान हमारे वाकिफ है। और अगर ये 10-20 साल हम ऐसे ही चलाते रहे तो मैं समझता हूं पानी, जमीन के पानी को हम सोख लेंगे और जमीन बिन पानी के ऐसा जैसे शरीर में खून निकल जाए तो शरीर बचता नहीं है। अगर पानी निकल गया, पानी भी हमारी जमीन का खून है। हमारा जमीन के अंदर से पानी निकल गया तो जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को हम ये जमीन, कल्लर जमीन, सूखी जमीन, मरुस्थल जमीन, रेतीली जमीन तो देके जाएंगे, लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने और भी कार्यक्रम किए कि जिन फसलों में ज्यादा पानी लगता है उनको भी चिन्हित करो। जैसे उदाहरण के लिए धान, जो हम चावल खाते हैं, वो जो धान पैदा होता है, इस चावल को पैदा करने में आपको सुनकर हैरानी होगी, 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर पानी। हमारे एक वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की, वो वैज्ञानिक तो कहने लगे मैंने चावल खाना ही छोड़ दिया। 1 किलो चावल अगर रोजाना पाव चावल भी वो खाता है, वो कहते हैं कि 750 लीटर पानी उसका दुरुपयोग हो जाता है। हमने इन बातों को समझा। हरियाणा में धान बहुत होता है, अपील की किसान को कि इस धान को बोना कम कर दे। हमने ये नहीं कहा कि बंद कर दे, कम कर दे। और कम करने से अगर आमदन कम होती है तो हर धान की 1 एकड़ को कम करने के लिए हम 7000 रुपया प्रति एकड़ सालाना उसको मुआवजा भी देंगे और हम दे रहे हैं। मुझे खुशी है किसानों ने इस अपील को माना और 2 साल पहले के आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो
उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं, उसमें पानी, गंदा पानी अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोलकर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक न खोले, लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था। आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो विषय को लेकर के आज प्रदेश भर में अभियान चला है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब, अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। यहां एक बात और भी मैं कहूंगा, बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहां का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहां तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते,
क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए, गंगा को पृथ्वी पर ला करके जीवनदायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ हैं। ये पानी का बहुत बड़ा संकट, भाइयों बंधुओं, इसको हमको समझना चाहिए। पानी हमारी जान है, जल ही जीवन है। तो इस जल ही जीवन के अगर बात को हम ध्यान रखते हैं तो हम इसके ऊपर जरूर ध्यान करें कि हम आगे चल करके ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी वो हमको गालियां दे, वो हमको ये कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने इतना ध्यान भी रखा कि हमको विरासत में जहां जमीन दे गए वहां पानी तो दे जाते। तो इस पानी के संकट की हमारी अगली पीढ़ियां वो इसको न ध्यान करें। तो एक एक बूंद पानी को बचाना, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर, उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे। जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर, किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए, और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे। 5000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं, बोरवेल। पानी अपने आप नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। जो पानी हम स्वच्छ कर रहे हैं, एसटीपी लगा रहे हैं, उसके लिए भी देवेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, इनको हमने कहा है कि उस पानी का उपयोग या तो इंडस्ट्री के लिए यूज करें, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, नहीं तो बागवानी शहरों के अंदर जो होती है, पार्क होते हैं, उसमें उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो उस पानी का उपयोग हम खेती के लिए करें। हर तालाब के आसपास, हर एसटीपी के आसपास हम उसका एक कमांड एरिया बनाएं, उस कमांड एरिया में माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाएं, ताकि वो उस पानी की क्वालिटी भी अच्छी होती है फसल के लिए, सब्जियों के लिए, कि उस पानी में स्वाभाविक खाद भी होता है। उस पानी की गंदगी की मात्रा को कम करना, लेकिन खाद का जो उसके अंदर अवयव होता है उसको बनाए रखना। उस पानी से फसल, सब्जियां, फूल की खेती वो ज्यादा होती है तुलना के बारे में। तो इसलिए इस पानी का उपयोग चाहे हम किसान की खेती में करें, चाहे हम साफ सफाई के काम में करें, घरों में भी। कुछ शहरों में हमारे जो सेक्टर्स है हुड्डा के, एचएसवीपी के, उनको हमने कहा कि आप वहां उस इलाके में डबल लाइन बिछा दो। एक लाइन नहरी पानी जो पीने का आता है उसको साफ वाटर वर्क्स में करना, और पीने के पानी के लाइन। एक पानी पीने के अलावा घर में और जो अन्य उपयोग होते हैं, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए, फ्लश के लिए, बागवानी के लिए, गाड़ी धोनी है उसके लिए, तो इस पानी का उपयोग करो ताकि उसका भी सदुपयोग हो जाए पानी का। इस नाते से बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। आज तो मैं इतना ही कहूंगा भाइयों बहनों कि जिस सरोवर के नाते से आज हम चर्चा कर रहे हैं, गंगेश्वर सरोवर, ऐसे 111 सरोवर पूरे हरियाणा में इस पर आज काम शुरू हो रहा है। जहां जहां इंजीनियरिंग के काम पास हो गए हैं, जहां कोई स्पोर्ट वाल होनी है, जहां कहीं उस पानी की स्वच्छता के लिए एसटीपी लगना है, वहां उस प्रकार का काम, और जहां केवल उसकी खुदाई का काम करना है तो मनरेगा के माध्यम से उसकी खुदाई का काम दोनों आज शुरू कर दिए हैं। 111 के 111 स्थानों के ऊपर योजना हमारी बन गई है। यहां का जो तालाब है उसके ऊपर 82 लाख रुपए का खर्च ये होगा, ऐसा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी गई है, जिसमें से 29 लाख रुपया, लगभग 29 लाख रुपया तो
यहां भेज दिया गया है, जो रिलीज हो गया है, जिसका काम आज शुरू हो जाएगा। और शेष बचा हुआ 52 लाख रुपया वो भी जल्द जो है रिलीज होगा। उसके बाद उसका जो स्वच्छता का और उसका जो बाकी काम है वो उसके ऊपर हम करेंगे। और निश्चित रूप से यहां जो गांव की और भी आसपास के गांव की भी डिमांड आई है कि हमारे भी तालाब यहां जोड़ो। हमने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में 75 करने हैं, सिलेक्ट करके करें। आज तो मैं नाहरी गांव के जो लोग यहां आए हैं उन्होंने कहा कि 2 हमारे ऐसे स्थान हैं, एक तो सैयद जोहड़ है और एक बड़ी झील है। ये दोनों गंदगी इसके अंदर है, एक प्रकार से गंदा जल उसमें है, तुरंत उसकी सफाई का काम कराया जाए। बाद में फिर छोटी झील और शीलक वाला जोहड़, ये साफ पानी है, लेकिन उसमें भी जो काम कराए जाने वाले हैं वो हमारी तालाब अथॉरिटी, एक इसके लिए हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है पूरे प्रदेश में अलग से। वो तालाब अथॉरिटी, पॉन्ड अथॉरिटी जिसका नाम है, वो सभी तालाबों पर काम करेगी। और इसके लिए हमने 1000 करोड़ रुपया ये अलग से अपने बजट में तय किया है कि इस विषय को प्राथमिकता देनी है, इस पर कहीं भी पीछे हटना नहीं है। तो बंधु, आज के इस अवसर पर मैं इतने ही कहते हुए कि आप सब लोग इस अभियान में साथ दें, क्योंकि एक तरफ सफाई का अभियान चल रहा है, यदि हमने उसको साफ रखने में मदद नहीं की तो दूसरी तरफ गंदगी का अभियान शुरू हो जाएगा। और आते जाते हम गली में, सड़क पर कहीं भी गंदगी फेंकेंगे, पानी बहेगा, पानी बह के तालाब में जाएगा, तो गंदगी कहीं खुले में ना डालें। गंदगी के लिए अलग से डस्टबिन ये जगह जगह हमने रखवाए हैं। और अगर कहीं नहीं है तो ग्राम पंचायतें तो आज नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत का जो विभाग है, बीडीपीओ के माध्यम से, ग्राम सचिवों के माध्यम से हर गांव में ऐसे स्थानों पर व्यवस्था की जाए कि वहां अपने डस्टबिन लगाएं। घरों के अंदर भी डस्टबिन रखने चाहिए, ताकि उस कूड़े को बजाय बहाने के या बजाय बाहर डालने के, जिस पर मक्खियां भिनभिनाती हों और वो मक्खियां फिर आके हमारे खाने पर बैठती हों, बीमारी फैलाती हों, इसकी बजाय साफ सफाई के लिए गंदगी डस्टबिन में रखनी चाहिए। उसको विधिवत जहां डाल के आना है या कोई इकट्ठा करने वाला इकट्ठा करके ले जाएगा, ताकि हमारे तालाब में एक भी कचरा, उसका कण ये जाना नहीं चाहिए, तालाब हमारे सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से बता दिए नाहरा के, नाहरा में बता रहे हैं कि और भी 4 तालाब हैं, दादा देव वाला जोहड़, गोसाई वाला जोहड़, बाईद वाला जोहड़, माता वाला जोहड़, इन चारों का भी, गंगेसर तालाब के साथ साथ इन चारों का भी जो तालाबों का सुधारीकरण ये सब किया जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि हरियाणा का कोई तालाब हम छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोगों ने इसके अलावा भी कुछ और डिमांड रखी हैं। हालांकि जिले भर की डिमांड्स तो हम जब कोई जिले की रैली करेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन जिस गांव में मैं आया हूं, मेरा फर्ज बनता, दायित्व बनता कि वहां के कुछ कामों की घोषणा मैं ये अवश्य करके जाऊं। तो उस नाते से यहां गांव के लोगों ने भी खेतों के रास्ते जिनको पक्का करवाना है, ऐसे जिन रास्तों को चिन्हित करके भेजा जाएगा, उन रास्तों को पक्का कराया जाएगा। और इस पर कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लिखी है कि केवल 70 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो हम मंजूर करते हैं। स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल, अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण। ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आकर के और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। और इसके अलावा चौपाल, सतवीर पुत्र मांगेराम के मकान के पास जो टूटी चौपाल है और अन्य 4 चौपालें, इन 5 चौपालों का मरम्मत का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पुरानी बिल्डिंग है, हालत अच्छी नहीं है,
उसकी मुरम्मत या अगर आवश्यकता लगेगी तो नई इमारत जैसी भी यहां बताई जाएगी उसके निरीक्षण करके, उसकी फिजिबिलिटी चेक करके, और हमारे सीओ जिला परिषद, डायरेक्टर पंचायत डेवलपमेंट, ये उनको भी पूरे काम को कराएंगे। गांव में डिग्गी के पानी की पाइपलाइन, इसको भी यानी इस पाइपलाइन को दबवाकर पूरे एरिया में पानी की समुचित व्यवस्था ये की जाएगी। इसका काम सैंक्शन हो गया है, 15 दिन में इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ काम ये जो बताए गए हैं ये तो तुरंत प्रभाव से शुरू होंगे। अन्य काम भी किसी गांव के हों, किसी शहर के हों, हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। रोज रोज आपने हमारे पास आना नहीं है, ना किसी मंत्री एमएलए के पास जाना है, बल्कि गांव के काम के लिए एक पोर्टल बनाया है, वो है ग्राम दर्शन। आप ग्राम दर्शन लिखेंगे, अपने आप वो पोर्टल आ जाएगा। अपना गांव उसमें निकालिए, अपना परिवार पहचान पत्र आप चलिए, आप ऐसा करो, इस कागज पर एक लिखवा दो, लिखवा के मैं जाऊं उससे पहले मुझे दे दो, और नहीं तो डिप्टी कमिश्नर को। मैं बता रहा हूं तरीका ये होता है। आपकी कोई समस्या, मैं वो बता रहा था कि गांव की कोई समस्या हो, आप ग्राम दर्शन के पोर्टल में जाकर अपने गांव का नाम खोलिए, अपना परिवार पहचान पत्र का नाम डालिए, अपना नाम लिखिए और अपनी मांग, अपनी डिमांड, समस्या उसमें लिख दीजिए। निश्चित रूप से वो डिपार्टमेंट में जाकर के पूरा कामकाज हो जाएगा। ऐसे ही शहरों में नगर दर्शन ही हमने पोर्टल बनाया है। वहां का कोई भी आदमी, अभी किसी भी आदमी को ये छूट पहले नहीं थी, अब हमने छूट दी है कि आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपना ला करके ग्राम दर्शन, शहरी नगर दर्शन में डाल दीजिए, आपकी डिमांड पहुंच जाएगी और उस पर विधिवत काम उसका पूरा करा दिया जाएगा। ये एक सूचना मुझे आपको देनी थी। भाइयों बहनों, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अब बजट की कोई कमी नहीं है। जो डिमांड जब भी हमारे पास किसी भी रास्ते से आती है, चाहे वो ग्राम दर्शन, नगर दर्शन से आए, चाहे वो किसी सज्जन को मिलने का कहीं मौका मिलता है, वो विधायक को, सांसद को, अथवा किसी भी नेता को, पार्टी के प्रधान को, या एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बीडीपीओ हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, एडीसी हैं, डीसी हैं, किसी के पास भी जाकर के आप दे देंगे, वो हमारे पास पहुंचेगी और उस काम का डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको पास करा करके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। कोई कमी नहीं है पैसे की। पैसा आपका है, आपके गांव में लगेगा, आपके शहर में लगेगा। जो मांग आप करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। आज आप सब लोग आए, मैं सभी 111 के जो स्थान हैं, वहां की स्थानीय मांगे, वहां के कुछ लोग अप्रूव करेंगे तो उसकी वो घोषणा करें, अन्यथा सब हमारे पास भेजेंगे तो हम उसकी फिजिबिलिटी करा करके सभी ऐसे गांव की जो छोटी डिमांड्स है उसको हम पूरा करेंगे। आप आज आए, शांतिपूर्वक आपने सुना, और ये जो अभियान है जल ही जीवन, और इसको पूरा करने के लिए हमारी जो अमृत सरोवर योजना, इसमें आप योगदान करिए, यही निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।